और मैं प्याज और 2 आलू के पकौड़े बना रहा हूँ। प्याज लगभग 1 किलो है और आलू बहुत छोटे छोटे से महज 2 पीस हैं। और माँ ने कहा था कि आज दिल्ली में बरसात का मौसम है तो पकौड़ों की इच्छा हो रही है। बस फिर क्या था, मैंने लगभग 1 किलो प्याज छीले, 2 छोटी सी आलू को भी मैंने लिया और उनको बहुत महीन काट लिया, उनको चिप्स के तौर पर। और इस में लगभग 1 पाव से कुछ अधिक बेसन, पहले तो मैंने प्याज को काटा, उसके बहुत बारीक कतरे किए, आलू के बहुत बारीक कतरे किए और उनको धोया अच्छी तरीके से। और फिर उस पर लगभग 1 पाव से अधिक बेसन, अच्छी मात्रा में अजवाइन, नमक, हरी मिर्च और ये और एक चीज़ और भूल रहा हूँ, कहीं मेरे को ध्यान था, श्रीमती जी ने बताया था कि अगर आपने पकोड़ों को क्रिस्पी बनाना है तो ध्यान करके उसमें थोड़ी सी सूजी और मिला लीजिएगा। तो मैंने सूजी नहीं सूजी मिलाई है। तो सूजी तो एक नाम हो जाता है, हाँ, और ये सूजी मिलाई मैंने और मिला करके ये मैंने बैटर में, फिर आप इस सामग्री को बिना पानी मिलाए, मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिना पानी मिलाए गूंदने का प्रयास करें। अच्छी मात्रा में नमक, लाल मिर्च ये डाल करके, अजवाइन वगैरह डाल करके आप इसको बैटर बनाने का इसका कोशिश करें कि आप इसको बिना पानी के आप इसका पेस्ट तैयार करते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी किंतु उससे आपका नमक और ये अजवाइन इत्यादि जो है, सूजी वगैरह, ये प्रॉपरली इसमें मिल जाएगा। फिर ये सब प्रक्रिया अगर हो जाए तो उसके बाद में थोड़े थोड़े पानी के छींटे मार करके इस पेस्ट को प्रॉपर कर लें, जिससे कि ये आप प्रॉपरली इसको जब कढ़ाई में डालें तो ये आपके हाथ में आ सके। और अगर बेसन कम रह जाता है तो आपकी प्याज की कतरने और आलू जो है वो उन पर बेसन का लेप प्रॉपर समुचित रूप से नहीं चढ़ पाता। तो कोशिश ये करें कि थोड़ी सी मेहनत कर लें और पानी जो है हल्का हल्का डालें। और जब आपको लगे कि आपका बैटर गंभीर हो गया है, थिक है, और आप उसको जो है कढ़ाई में प्रॉपरली डाल सकते हैं, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। और कढ़ाई में लगभग 1 लीटर, मैंने तो 1 लीटर जो है ऑयल लिया है और मैंने इस्तेमाल किया है, ताज़ा पैकेट खोला है और उसको करके और फिर आप धीरे धीरे उसको डालना शुरू करें। एक बार में आप पूरी कढ़ाई को न भर दीजिए, मतलब बेसन के पकोड़े एक साथ, मतलब प्याज के पकोड़े एक साथ में आप उनमें न डालिए, धीरे धीरे करके डालिए। और देखिए कि उनको, क्योंकि इनको जब ये पकते हैं तेल में फ्राई होते हैं तो इनको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ताकि आप उनको उलट पलट सकें। और अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे मात्रा में तो वो फिर आपको आगे दिक्कत करेंगे। देख रहे हैं आप ये कि इसमें जो भी मैंने पकोड़े डाले थे वो लगभग सारे समूचे रूप में ही आ गए। और थोड़े बहुत प्याज के 1-2 फ्लेक्स हैं, 1-2 आपको कह रहे हैं कलियां हैं, वो दिखाई दे रही होंगी। और अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा एक घान हमारा जो है निकल गया है। और आप देखिए कि मैं अब दोबारा जो है डाल रहा हूँ। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा क्योंकि गरम तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि
आपका ये जो पकोड़े डालने का अंदाज़ है, ये तेल के नज़दीक तक में चला जाए, काफ़ी नज़दीक तक में चला जाए। हाँ, ये सावधानी अवश्य बरतिएगा कि आप खौलते हुए तेल को ना छू लें। जैसा कि कई वीडियो में आप देखते होंगे, जो प्रोफेशनल पकोड़े बनाने वाले होते हैं वो खौलती कढ़ाई में भी हाथ डाल देते हैं और पकोड़ों को चला लेते हैं, इधर उधर करते हैं। तो आप इस सावधानी का ध्यान रखिएगा, बहुत नज़दीक तक में आप ना ले जाएं, और इतना स्पेस अवश्य कढ़ाई में छोड़ें ताकि आप इनको अलट पलट कर सकें। और अभी इतना ही विराम देता हूँ। फिर जब तक मैं कढ़ाई में ये दूसरा घान तैयार हो, मुझे लगता है कि माँ को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है, तो मैं थोड़े से पकोड़े माँ को दे कर के आता हूँ। जो तैयार पकोड़े हैं वो खासे क्रिस्प हैं, और नमक और मिर्च समुचित मात्रा में। मैं आप लोगों को अपनी एक विशेषता बताता हूँ। मैं चाहे दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, कढ़ी हो, निमोना हो या कोई भी चीज़ हो, अगर मैं बनाता हूँ तो अनुमान मेरा जो है इतना सटीक होता है कि नमक दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वैसा ही कुछ आज भी हुआ है संयोग कि हालांकि मैंने इतनी मात्रा में पकोड़े पहली बार तलने का प्रयास किया है, किंतु इसमें नमक और अजवाइन और मिर्च और सूजी समुचित मात्रा में है, प्रॉपर है। और ये अब आप देख रहे होंगे कि क्या क्रिस्पनेस जो है, आपको उसका अंदाज़ा यहीं से लग सकता है। इसको मैं आपको परोसूंगा आपके लिए चटनी वगैरह के साथ में, सॉस के साथ में। बने रहिए। और जो महिलाएं देख रही हैं उनके लिए तो ये कोई विशेष नहीं है काम, क्योंकि वो तो इसमें पारंगत हैं, किंतु हम भी किसी से कम नहीं हैं, ये वो भाव है। तो ये योग्यता, चाहे इसको आप मैट्रिमोनियल योग्यता मान लीजिए, मुझ में शुरू से रही है और अभी तक में विद्यमान है। अब पकोड़े तलते तलते मुझे चाय और पकोड़े वाले के ऊपर भी थोड़ा सा विचार करने का मौका मिल गया। मैं इधर फेसबुक पर देख रहा था कि कुछ तथाकथित, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, इन नामों को यथावत न स्वीकार करें, मैं इनको तथाकथित कह रहा हूँ। और ये नाम जो है, ये काल्पनिक नाम है जो मैं नाम ले रहा हूँ। ये काल्पनिक नाम कोई भी हो सकता है जो जेनजी का जो जंतर मंतर पर आक्रमण हुआ उसका समर्थक है या उसकी भाषा का समर्थक है। तो एक राहुल देव हैं, एक लखनऊ की कोई संध्या सिंह हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये इन नामों को काल्पनिक ही माना जाए। कोई पालीवाल हैं जो कथा नहीं कविता बाँचते हैं, और एक और महिला है जो CEO है, मुग्धा प्रधान। तो मैं ये जो भी नाम ले रहा हूँ इनको काल्पनिक माना जाए, ये काल्पनिक हैं। ये इनका किसी से भी अगर मेल मिलान या संयोग होता है तो इसको इत्तेफाकन माना जाए। तो ऐसे लोग जो जेनजी द्वारा अपशब्द गालियों का प्रयोग जंतर मंतर पर हुआ है, उसके भयानक समर्थक के रूप में सामने आए हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो कंडोन का अर्थ होता है कि माफ़ कर दीजिएगा, नहीं कंडोन भी नहीं है, ये तो स्वभावतः है, स्वीकार्य है इसको। तो मित्रों, मुझे प्रश्न ये है कि उसमें शब्द था फक मी, फक यू, मुठ मारो या पता नहीं क्या क्या, और ऐसे भी शब्द थे जिनको अंग्रेज़ी में कहें तो वो उतने अश्लील नहीं लगते, शालीन लगते हैं।
किंतु हिंदी में अगर कहो तो लोग अश्लीलता का जो है बाना पहना देंगे, लाइक मास्टरबेटिंग है, और क्या कहते हैं, अब आप जो गेज लोग जो है जो संबंध बनाते हैं मैथुन का, वो है, उसको अगर हम हिंदी में लिखें या कलेक्चुअल लैंग्वेज में लिखें, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखें, आम भाषा में लिखें, तो शायद आपको अप्रिय लगेगा कि नहीं, ये तो शालीनता की हद पार हो गई। मगर ये शालीनता की हद जंतर मंतर पर पार की गई, जहाँ एक महिला प्ले कार्ड लेकर के खड़ी हुई है और कह रही है कम एंड फक मी। अब फक यू का तो आप कह सकते हैं कमबख्त है, या कोई गाली दे रहा है, महामूर्ख है, बदतमीज़ है, और ऐसा कुछ करके उसका तो कोनोटेशन, उसका अर्थ इस तरीके से निकाला जा सकता है कि फक यू। मगर जब वो कह रहा है कि फ़क मी, तो उसका क्या अर्थ होगा? वो तो सीधा सीधा अगर हिंदी में कहें तो सहवास के लिए निमंत्रित कर रही है, और सहवास के लिए भी नहीं निमंत्रित कर रही है, बल्कि वो कह रही है कि इफ़ यू हैव अ गट्स, शी इज़ डेयरिंग हिम कि आओ मेरे साथ में संबंध स्थापित करो, शारीरिक, फ़क मी। तो इस तरीके की भाषा, अगर ये जो 4 नाम काल्पनिक मैंने लिए, जिनको ये तथाकथित लोग स्वीकार्य बता रहे हैं कि ये तो फ्रस्ट्रेशन है, तो अगर इनके घर में ये भाषा बोली जाए, और राहुल देव का बेटा अगर घर पे हो और ये पूछें कि कस्बे, साले और गेज के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करके कहाँ है, तो और वो कहे कि डैड आई एम इन अ टॉयलेट, और आई एम इन अ फ्रेश रूम, एंड आई एम मास्टरबेटिंग। अब बताइए कि ये कंडोन हो जाएगा? ये तो मेरे ख्याल से इनके घर में आम भाषा होनी चाहिए, इसी तरीके की होनी चाहिए। और अगर एक कोई संध्या सिंह है या कोई कुछ है, वो बहुत जो भी हैं ये नाम काल्पनिक, ये बड़े ज़ोर शोर से कह रही हैं कि ये बच्चों की भाषा है और इसको माफ़ होना चाहिए। इनकी लड़की अगर कहीं से कमरे से निकल कर के आए कुछ, और ये उससे पूछें कि व्हाट हैव यू बीन फॉर, तुम कहाँ गई थी या कहाँ थी, तो अब वो क्या कहेगी? आई वॉज गेटिंग फक्ड। अब इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं आप कि वो कहीं दुकान पर गई, किसी दुकानदार ने उसको ठग लिया, मतलब वो भी इस तरीके का इसका अर्थ हो सकता था। किंतु यहाँ क्या है, क्या ये लोग जो भी समर्थक हैं, आलीवाल, पॉलीवाल, बालीवाल जो भी हैं, अगर ये इन बातों को, इन शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं, इन गालियों को के समर्थन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये गालियाँ नहीं हैं, तो इनके घर में किस प्रकार का संवाद होगा, ये मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। और हो सकता है कि मैं इस पर एक संक्षिप्त सा जो है कुछ या तो लेख लिखूं, या इन संवादों को लेकर के कोई ऐसा जो है कैरिकेचर या रेखा चित्र बन कर के आए, जहाँ ये 4-5 जो भी जेनजी की गालियों के समर्थक लोग हैं, ये आपस में संवाद कर रहे हैं, है ना, जिसमें ये सारे एक्सप्लेटिव्स, जिनको हम गाली कह रहे हैं किंतु जिनका ये सामान्यीकरण कर रहे हैं, इनका भरपूर उपयोग हो, और ये परस्पर एक दूसरे से उसी तरीके की बात कर रहे हों, एज इफ जेनजी के रूप में वो उनका संवाद हो। तो इस पर मैं शीघ्र ही कुछ लेकर के आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पकोड़े तलते हुए देख लिया है, और मेरी कढ़ी का भी बैटर तैयार है, और मैं कढ़ी बनाऊंगा। और कढ़ी बनाने के बाद में, चूँकि चावल मैं नहीं लेता हूँ, टाइप 2 डायबिटिक हूँ, तो टाइप 2 में तो आपको जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मैं घोषित तो नहीं हूँ, किंतु अवॉइड करता हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए। तो आलू से भी बचता हूँ और चावल से भी बचता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं तंदूरी रोटी जो है वो बनाऊंगा, और मैंने कई बार बनाई है तवे को उल्टा करके, और उसको पहले तो मैंने आटे को जो है गूंदना है, गूंद करके उसको लच्छा पराठा के आकार में उसको बेलूँगा मैं, और फिर उसको घी से नहीं, उसको केवल
रोटी के तौर पर उसको तवा उल्टा करके बनाऊंगा और आज रात का भोजन मेरा शायद वही रहने वाला है। तो मेरी कढ़ी में भी उबाल आ रहा है और आप जानते हैं कि कढ़ी का उबाल बड़ा ख़तरनाक होता है, खुद को बचा कर रखना पड़ता है क्योंकि इसके गर्म छींटे जो है वो ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरफ में होते हैं, अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल होते हैं जो कहीं पे भी आप पर दाग या जलन पहुंचा सकते हैं। ये कढ़ी का उबाल ठीक जेनजी वाली भाषा की ही तरीके से आपको जला देगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इस छींटे से बचने का प्रयास मैं करूंगा और आपको जेनजी की भाषा के छींटे बर्दाश्त करने हों और या फिर उनका आप क्या कहते हैं इस्तेकबाल करना चाहें, उनका स्वागत करना चाहें तो कुछ छींटे आप भी लें कढ़ी बनाते हुए में। यम यम, कढ़ी तो खूब सारी बन गई है और अब चलें इसके साथ में तंदूरी रोटी की भी व्यवस्था करते हैं, वो आपको नहीं दिखा पाऊँगा।